बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम चैप्टर 4 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर 3 के प्रॉब्लम्स भी आपको करने हैं, वो मैं आज कुछ नहीं मिला तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, लेक्चर भी और वीडियोस भी जो मेरे पास हैं तो जिनकी, तो उसको वीडियोस का फ़ायदा ये कि आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, आगे पीछे रिवाइंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं। और सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन सा आप अपना, अभी तक तो मुझे बताया गया था कि आवाज़ आ रही है। हेलो, तो अगर किसी जी सर, सही आ रही है। आ रही तो वो अपनी, देखिए आवाज़ के कंट्रोल करने के दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स तो आपके उसके अंदर ही है, जब आप जूम देखते हैं तो जूम के अंदर का जो वो जो फुटर है उसके नीचे आपके मैसेजेस, वो एक आइकन होगा माइक का, तो उसका उसमें आप उसको देखेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल होगा अंदर ही। दूसरा कंट्रोल उसका आपकी डिवाइस में है। अगर आप लैपटॉप में हैं तो उसके आप जाके देखें टूल्स में कि वो स्पीकर का वॉल्यूम कहाँ से कंट्रोल होता है, तो वहाँ से कंट्रोल करें। मोबाइल का भी वो जो वॉल्यूम का बटन है वो भी चेक करें, अगर वो कम है तो उसको ठीक करें। ठीक है जी, अभी आ रही है आवाज़? क्लियर आ रही है? यस सर, अब क्लियर आवाज आ रही है। जी सर, क्लियर है आज आवाज। अपना डिवाइस भी चेक करें, हो सकता है मेरे साइड पे कोई मसला हो, वो मैं कर लूँगा, मुझे भी बताएं। नहीं सर, आज आज आवाज क्लियर आ रही है, काफी बेहतर आवाज आ रही है पहले से। पहले सर बहुत खराब बिल्कुल हो रही ठीक आवाज आ रही है, क्लियर है बिल्कुल। मैंने ऊँचा कर दिया, यस सर। वॉल्यूम मैंने ज़्यादा कर दिया, कम था। अब ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम से भी जो ना कान फटते हैं, लोग शिकायत करते हैं, तो आप अपना वो जो आपका अपना जो माइक है यानी कि स्पीकर है उसका वॉल्यूम आप अपनी डिवाइस पर कंट्रोल करें। बाज़-औक़ात ज़्यादा आवाज़ से आवाज़ गूंजती है और वो सुनाई नहीं देती, तो वो आप मुझे बताएं, मैं उसको कम कर दूँ। ठीक है जी। नहीं सर, आवाज वॉइस आज बहुत अच्छी है, आज से ये क्लियर वॉइस है आज। चलो जी, अच्छी बात है। तो ये आपके सामने जो प्रॉब्लम्स ऑफ वेपर और यानी ब्रैकेट में स्टीम, तो प्रॉब्लम दो किस्म के होते हैं थर्मोडायनामिक्स में, एक वेपर के और एक आइडियल गैस के। वेपर के प्रॉब्लम प्रॉपर्टी टेबल से सॉल्व होते हैं, और परफेक्ट गैस या आइडियल गैस है उसके लिए किसी टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे PV=mRT का जो आइडियल गैस लॉ है उसकी मदद से, और जो आइडियल गैस के जो लॉज है तो वो प्रोसेस कौन सा है, पॉलीट्रॉपिक है, आइसेंट्रोपिक है, आइसोबारिक है, आइसोमेट्रिक है, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि उनके क्या फार्मूले हैं, वर्क डन के क्या फार्मूले हैं, और हीट। तो वर्क और हीट आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो जब वर्क का फार्मूला होता है तो PV डायग्राम में आप जाके उसको कॉन्सेप्ट समझते हैं कि प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे पिस्टन मूव करता है, तो उसमें जो वर्क आउटपुट होता है वॉल्यूम चेंज होने से सिलेंडर मूव करता है, तो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है। जब वॉल्यूम चेंज होता है तो वो चेंज इन वॉल्यूम को DV कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो P मल्टीप्लाइड बाई DV, स्मॉल चेंज। तो इंटीग्रेट इसको करें फ्रॉम स्टेट यानी कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक, तो वो फिर P मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1 हो जाता है। तो ये तो हो गया फार्मूला। बाकी अगर प्रोसेस में PdV प्रोसेस में जो प्रेशर है, P अगर ये आइडियल गैस है, PV=RT, तो वो लगाकर हम करें तो वो P2/P1 की रेशियो से हम आपको उसको कन्वर्ट कर देते हैं V2/V1 से, और जब P को V में कन्वर्ट कर ले तो उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू DV। तो उसके फार्मूले हमने निकाल लिए हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के क्या फार्मूले हैं, पॉलीट्रॉपिक के क्या फार्मूले हैं, आइसोथर्मल के क्या फार्मूले, वो चैप्टर 3 में है। अब आगे हीट की बात है, तो हीट के लिए भी हमने तीसरे चैप्टर में बताया था कि वो एंट्रोपी का जानना जरूरी है उसके लिए। तो क्यों हीट ट्रांसफर जब होती है तो एंट्रोपी चेंज होती है, तो हम एक प्रॉपर्टी एंथैल्पी के बजाय या वॉल्यूम या टेम्परेचर के बजाय हम उसको कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। तो टेम्परेचर TS डायग्राम में जब हम देखते हैं कि जो भी प्रोसेस होता है 1 से 2 तक, अगर वो आइसोबारिक है, आइसोमेट्रिक है, पॉलीट्रॉपिक है, आइसेंट्रोपिक है, तो आइसेंट्रोपिक में आप देख रहे हैं कि आइसेंट्रोपिक में एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो 0 होता है, वर्टिकल लाइन होगी। तो S1=S2, TdS=0, तो Q=TdS। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बाय डेफिनेशन ही
इसका मतलब ये होता है कि इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। वो एडियाबैटिक भी होता है और रिवर्सिबल भी होता है। एडियाबैटिक का मतलब हीट ट्रांसफर जीरो। जिस प्रोसेस में बाउंड्री सरफेस के ऊपर सिस्टम में हीट ट्रांसफर ना हो उसको हम एडियाबैटिक कहते हैं। तो वो सूरत में होता है कि आप किसी सरफेस को, कोई सिलेंडर है, कोई इंजन है, कोई मशीन है, कोई टैंक है, उसको आप इंसुलेट कर दें, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा दें जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अब हम आते हैं एग्जांपल 4.1 पे कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो 1 kg of steam 7 bar, एंट्रोपी 6.5 और हीट की जा रही, यानी कि स्टीम को हीट किया जा रहा है एक प्रेशर के अंदर, बॉयलर के अंदर 7 बार उसका प्रेशर है और उसकी इनिशियल एंट्रोपी 6.5 है, प्रेशर 7 बार है, मास जो है 1 kg है। तो जब आप रिवर्सिबल हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी एक सिलेंडर, उसके अंदर पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, आप पिस्टन मूव करेगा, जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो पिस्टन के अगेंस्ट दूसरी साइड पे प्रेशर कांस्टेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक है। सिलेंडर वाली साइड पे प्रेशर 7 बार है, तो वो जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो और ऊपर चढ़ेगा चढ़ेगा, तो उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा until temperature is 250। तो फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल एंट्रोपी दी हुई है। कैलकुलेट द हीट सप्लाई एंड शो, अब आपने कितनी हीट प्रोवाइड की ये कैलकुलेट। तो उसके लिए जब हीट का मसला हो तो मैंने आपको बताया कि टीएस डायग्राम या टीडीएस वाली रिलेशन यूज करते हैं, टेम्परेचर मल्टीप्लाइड विद चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी के लिए चूंकि स्टीम है, अगेन हम स्टीम टेबल में जाएंगे और वहां से उसकी एंट्रोपी मालूम करेंगे फाइनल कंडीशन में। फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है और इनिशियल दो प्रॉपर्टीज दी हुई, प्रेशर और एंट्रोपी दी हुई है। तो अब इसकी मदद से कोई भी दो प्रॉपर्टीज दी हो तो स्टीम टेबल में जाकर आप तीसरी, चौथी, पांचवी उसकी एंथैल्पी, एंट्रोपी जो मर्जी आप वहां से देख सकते हैं। तो पहले ये पता करना होता है कि ये सैचुरेटेड है या स्टीम सैचुरेटेड है या सुपर हीटेड है या वेट रीजन में। तो वेट रीजन में वो सैचुरेटेड हो, सुपर हीटेड हो, तो उसका एक तरीका है और वो ये है कि 7 बार पे और SG 6.7 पे स्टीम वेट है या ड्राई है वो मालूम करते हैं। उसके लिए एक्चुअल एंट्रोपी जो है ना हमारे प्रॉब्लम में दी हुई 6.5, तो टेबल वाली एंट्रोपी अगर वो उससे 6.709 आ रही है जबकि वो 6.5 किलो जूल्स पर केजी है, तो ये कौन सी चीज़ ज़्यादा है, 6.5 ज़्यादा है, 6.7 ज़्यादा है? तो एसजी जो है ना असल एंट्रोपी से ज़्यादा है, तो एसजी ज़्यादा है, इसका मतलब एक्चुअल एंट्रोपी चूँकि स्टीम वेट है इसलिए उसकी एक्चुअल एंट्रोपी उससे कम है। तो ये तो क्राइटेरिया है मालूम करने का कि स्टीम वेट है, ड्राई सैचुरेटेड है या सुपर हीटेड। तो एक चीज़ हमें मालूम हो गई, चूँकि एंट्रोपी सैचुरेटेड की टेबल बता रहा है कि 6.7 होनी चाहिए 7 बार पे, सैचुरेटेड टेबल से पता चल जाएगा प्रेशर के अगेंस्ट में। प्रॉब्लम में 6.5 है इसी प्रेशर पर, तो इसका मतलब यह है कि स्टीम वेट है। Now hence steam is wet since the actual entropy S is less than Sg. This is the reason. So सवाल ये कि H1 कैसे, वेट स्टीम का H1 का ये फॉर्मूला ऊपर आपके पास, ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। H1 is equal to HF1 plus X1 HFG1। कोई भी प्रॉपर्टी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वो इसी फॉर्मूले से आती है। यहाँ फर्क ये होगा कि H की जगह S हो जाएगा अगर एंट्रोपी होगी। तो X यहाँ से मालूम करने का तरीका ये अगर X दिया हुआ प्रॉब्लम में, नहीं दिया हो तो X कहाँ है, X1 प्रॉब्लम में है कि नहीं, कैलकुलेट सप्लाई। अच्छा X यहाँ इन्होंने 0.955 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोई प्रॉब्लम में कहीं पहले से कहीं दी हुई है, तो X इसने 0.955 यूज़ किया है। तो इससे आपको H1 आ गई, जब H1 आपके पास आ गई तो हाँ सॉरी, यहाँ X1 तो अननोन होना चाहिए, ये क्या मसला है, 695 प्लस 0.955 2000 H1 हाँ सॉरी, वन कंडीशन हमें दी हुई है, वन कंडीशन पे अगर हम सेचू वो ले लें 0.955 ली हुई है, ये 0.55 कहाँ से है, X1 H1
ये किसी पिछले प्रॉब्लम में से चली आ रही है और यहाँ लेकिन एक्स कैलकुलेट करने का तरीका एंट्रोपी की मदद से भी यही है, S1 इज इक्वल टू x1 प्लस x टाइम SFG। या h की बजाय s, x को एक तरफ ले जाए लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर आप ये कर लें तो एंट्रोपी ले, तो आपके पास ये मालूम है, S1 मालूम है, SFG मालूम है, और SFG का मतलब SG माइनस SF, और ये SFG, ये SG भी मालूम है। तो ये इसकी मदद से पॉइंट, हाँ ये है एक्चुअली, उसने एक स्टेप पहले कर दिया, तो मैंने कहा ये अभी उसको x मालूम नहीं था, तो उसने एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट कर ली। ये एक्चुअली x बाद में कैलकुलेट कर रहा है और इसको यूज कर रहा है उधर वाली इक्वेशन में। ये वाली, तो ये जो पहली लाइन है, पहली लाइन बाद में आनी चाहिए थी, पहले ये होना चाहिए x1 इज इक्वल टू दिस एंट्रोपी, ये यहाँ से शुरू करना चाहिए। उसके बाद इसको, तो इसने पहले ये करके फिर ये कहा कि ये x हमने यहाँ से लिया, ये 0.955 में परेशान था कि कहाँ से आ गया, तो ये पहले ये बाद में कैलकुलेट करके ऊपर को रेफरेंस दे रहा है कि मैंने वहाँ यूज की। नाउ देन इक्वेशन 2.2 जो है वो चैप्टर 2 की इक्वेशन है, वही h1 इज इक्वल टू hf1 h1 hfg, और ये ऊपर दोबारा रिपीट हो रही, तो 6 जो है ना, ये 695 जो HF है, और एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर ये जो इक्वेशन आप बता रहे हैं ये स्टीम की वो कंडीशन फाइंड करने के लिए है? भाई ये तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा ना कि ये वेट स्टीम, जी जी, वेट स्टीम के लिए कोई प्रॉपर्टी किसी टेबल से नहीं मालूम हो सकती जब तक x मालूम ना हो। हमें सैचुरेटेड स्टीम का पता होता है, सैचुरेटेड वाटर का पता होता है, सुपर हीटेड स्टीम का पता होता है, लेकिन वेट स्टीम के लिए x का मतलब होता है कि चूंकि वो स्टीम मिक्सचर है वेपर का और लिक्विड का, तो उसमें x का मतलब सैचुरेटेड स्टीम कितनी है। तो ये इस प्रॉब्लम में 95.5% स्टीम है। 1 किलो में यूं समझ लें कि 1 किलो में 995 ग्राम स्टीम है और 5 ग्राम खाली वाटर वेपर। इस x का मतलब ये है। अब x मालूम करने का ये फार्मूला हमने ऊपर डिराइव किया था चैप्टर 2 में, चाहे x हो, h हो या s हो, ये फार्मूला। अब मेरे ये एरो देखें, h1 इज इक्वल टू hf1 प्लस x टाइम hfg1। वन कंडीशन को जाहिर कर दी, वन वेट रीजन में कोई कंडीशन है, स्टेट 1। तो अब h1 मालूम करना है, तो उसके लिए hf हमें टेबल से आ जाएगा क्योंकि हमें प्रेशर मालूम है। सैचुरेटेड स्टीम टेबल में f स्मॉल f का मतलब लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड की प्रॉपर्टी। अब ये h भी हो सकती है, s भी हो सकती है, हम h कर रहे हैं, तो h इज स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंथैल्पी पर केजी। तो x1 मल्टीप्लाइड बाई hg माइनस hf, उसको हम इस तरह लिखते हैं शॉर्टकट में hfg। अब ये टेबल से डायरेक्ट hfg भी आ जाती है, या नहीं आती तो टेबल में hf अलग से दिया होता है, hg अलग से होता है, और बीच में hfg गायब कर देते हैं, कुछ किताबों में ऐसा होता है। तो फिर हम खुद hg और hf को माइनस करके कॉपी में रफ वर्क करके या कैलकुलेटर से hg को hf से माइनस करके यहाँ लिख देते हैं hfg। तो hfg 2067 है, hf1 695। तो hfg का मतलब hg माइनस hf 2067 पहले कैलकुलेट कर ली, ये x है। इसमें से हमें h1 यहाँ से कैलकुलेट करना। अब x कहाँ से आया ये, अब आपको देखना होता है कि x कौन सी प्रॉपर्टीज दी हुई है। प्रॉब्लम में h नहीं दिया हुआ, h आपको कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ s एंट्रोपी है, तो उसका भी यही फार्मूला है जो कि h का है। तो उसमें लिखेंगे आप S1 इज इक्वल टू SF1 प्लस x टाइम SFG1 जो कि ऊपर किया गया है, उसमें से x को एक तरफ ले आए तो ये बन जाता है S1 माइनस SF1 डिवाइडेड बाई SFG1। तो ये चीज़ें टेबल से आ जाती हैं। तो ये जब आपको SF आपको मालूम है, SFG आपको मालूम है, तो उसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। तो अब आपका सवाल क्या है, मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा दोहराएं सवाल। हेलो सर ये मैंने कहा कि इस इक्वेशन में हम क्या चीज फाइंड करना चाह रहे हैं, ये पूछा था सर। आपके सामने है ना, ये हमें प्रॉब्लम नहीं पड़ा आपने।
ये प्रॉब्लम में मास दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और एंट्रोपी दी हुई है और फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है। एक पिस्टन और सिलेंडर है, उसके अंदर स्टीम है, स्टीम को आप हीट पहुंचा रहे हैं और गर्म करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब पिस्टन मूव कर सकता है, तो जब गर्म करेंगे तो पिस्टन मूव करेगा क्योंकि स्टीम फैलेगी। अगर वो पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, या बॉयलर है, बंद ढक्कन है, और उसको ऊपर गर्म करेंगे तो उसको प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर उसका 250 आ रहा है, ज़ाहिर वॉल्यूम फैलेगा। तो कैलकुलेट द हीट सप्लाई, बस ये कहा है, कैलकुलेट द हीट सप्लाई, कितनी हीट जाएगी। अगर फाइनल टेम्परेचर आपको दे दिया, इनिशियल प्रेशर और एंट्रोपी दे दी बस, और फाइनल ये तो बताओ हीट कितनी होगी। तो हीट कितनी, अब हीट कैलकुलेशन करनी है आपको, क्योंकि आप हीट इज एनर्जी, वो कहीं से बर्नर से आएगी, किसी हीट सोर्स से आएगी, तो आपको वो कैलकुलेशन करनी है, कोई सिस्टम डिजाइन करना है आप। तो वो हीट की सप्लाई आपसे पूछा गया है। और फिर ये भी कहा गया कि टीएस डायग्राम में वो एरिया भी दिखाएं जिससे ये प्रोसेस आपको नजर आ सके, जिससे हम ये प्रोसेस देख सकें। तो मैंने कहा था हीट के कैलकुलेशन टीएस डायग्राम की मदद से समझ में आती है, और वो होता है एरिया अंडर द कर्व ऑन टीएस डायग्राम। कर्व वो बनती है स्टेट 1 से स्टेट 2 तक कौन सा रास्ता, कौन सा पाथ फॉलो किया है सिस्टम ने, तो वो प्रॉपर्टी डायग्राम टीएस पे नजर आई। तो अब समझ में आया क्या करना है। यस सर। तो हीट सप्लाइड का फार्मूला ये है, Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1, इसलिए हमने H चाहिए था, H2 और H1 चाहिए था। तो H2 H1 हम नहीं मालूम, शुरू में हमें S1 दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसकी मदद से आपको अननोन मालूम करना है। तो उसका तरीका है, पहले पता करेंगे स्टीम है कौन सी, ये सेचुरेटेड है, सुपरहीटेड, सेचुरेटेड या वेट है। तो हमें पता चलेगा कि वेट है। वेट का क्राइटेरिया ये है कि उसका जो 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 सेचुरेटेड प्रॉपर्टी जो प्रॉब्लम में दी हुई है, एंट्रोपी S दी हुई है, S1 दी हुई है, वो अगर SG यानी सेचुरेटेड वेपर जो टेबल बता रहा है उससे कम है तो इसका मतलब वेट है। तो हमने साबित कर दिया कि वो उससे कम है एंट्रोपी, तो वो हो गया। अब हमें X के बगैर H मालूम नहीं कर सकते, तो X मालूम ऊपर हमने कर लिया, X ये एंट्रोपी की मदद से, ये क्योंकि हमें एंट्रोपी प्रॉब्लम में दी हुई, एंट्रोपी की मदद से X मालूम किया। X की मदद से हमने इस फार्मूले का यूज करके H मालूम कर लिया, H1 इनिशियल स्टेट। अब H2 भी मालूम करना है, तो H2 के लिए वो कह रहे हैं कि स्टीम इज एट 250 और 7 बार, देयरफॉर सुपरहीटेड। अब जब टेबल में जाएंगे तो 7 बार के उसका सैचुरेटेड टेम्परेचर 250 नहीं है, बहुत कम है, तो ये 250 का मतलब ये है कि सुपरहीटेड है, और इट इज देयर फॉर सुपरहीटेड। अब सुपरहीट टेबल में जाकर इस प्रेशर और इस टेम्परेचर के अगेंस्ट में आप H2 मालूम करेंगे। और ये इसलिए हमने कहा था चैप्टर 1 और 2 में कि आपको हर हाल में प्रॉपर्टी टेबल का इस्तेमाल आना चाहिए, चाहे वो सुपरहीटेड हो, सैचुरेटेड हो या वेट हो, तब जाके आप थर्मोडायनेमिक्स में आगे चल पड़ेंगे, वरना नहीं। अगर आपने पिछला प्रॉब्लम नहीं किए जो मैंने आपको दिए हैं चैप्टर 2 के, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा साथ साथ चलें, और जो काम दे दिया जाए उसका टाइम गुजर गया, 1 हफ्ता हो गया, ये अब तक हो जाए, आपने सबमिट भी कर दिया, अब ये आपको आ जाना चाहिए। उसके बाद Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1, आपको H2 मालूम हो गया, H1 मालूम हो गया, तो H2 माइनस H2 ये आपसे पूछा है। तो जवाब आपका है 283 किलो जूल्स पर केजी, क्योंकि मास इज इक्वल टू 1 kg शुरू में बता दिया उसने। तो अब की इस डायग्राम, अब सवाल यहीं तक देखिए, सवाल पढ़ के सबसे पहले आप लिखना होगा, इस किताब में नहीं, लेकिन मैं जब बोर्ड पे प्रॉब्लम कराता हूँ तो सबसे पहले मैं एक सेटअप बनाता हूँ कि भाई गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। जो आपने सवाल किया कि हम कर क्या रहे हैं, तो ये आपका काम है कि पहले प्रॉब्लम पढ़ें, फिर एक कॉपी सामने रखें और लिखें कि गिवन क्या है और पूछा क्या जा रहा है। गिवन रिक्वायर्ड, गिवन रिक्वायर्ड, गिवन इस प्रॉब्लम में प्रेशर है, एंट्रोपी है और फाइनल टेम्परेचर है, 3 चीजें दी हैं। रिक्वायर्ड क्यू, बस क्यू नहीं, प्लस डायग्राम भी कहा के बताओ। तो डायग्राम टीएस डायग्राम पे बता के आप उसको ये डायग्राम बताएंगे, उसका एरिया बताओ कि प्रोसेस के अंदर जो हीट को रिप्रेजेंट करता है एरिया वो बताओ। तो ये टीएस डायग्राम है, स्टेट 1 से ये सैचुरेटेड लाइन तक। पहले ये देखिए हमारी वेट रीजन है, वेट रीजन में स्टेट 1 आ रही है। पहले हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी एंट्रोपी ये T है, और एक्स एक्सिस में यहाँ क्या है, एंट्रोपी है, S है। तो S बढ़ रहा है, 6.5 6.7 हो गया सैचुरेट। ये टेबल से हमें पता है, 6.7 हमने ऊपर कैलकुलेशन में टेबल से मालूम किया है, 6.5 प्रॉब्लम में दिया हुआ। उसके बाद ये 7 बार प्रॉब्लम में दिया हुआ। ये आइसोबारिक लाइन मैंने बताया कि टीएस डायग्राम में यूं ऊपर की तरफ जाती है,
सुपर हीट रीजन में, और ये हॉरिजॉन्टल है वेट रीजन में। तो ये ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर फॉलो कर। प्रेशर कौन सा है? प्रेशर 1 पे भी वही है जो 2 पे है, 7 बार। तो सेचुरेटेड होने के बाद स्टीम में टेम्परेचर राइज होगा। आप देखें 1 से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टल है, टेम्परेचर राइज नहीं होगा। जब तक सारी की सारी स्टीम नहीं बन गई टेम्परेचर राइज नहीं होगा। अब यहाँ सेचुरेटेड स्टीम बन गई है, उसकी एंट्रोपी 6.709 हो गई है। अब मजीद हीट जो है ना ये टेम्परेचर राइज होगा। तो ये स्टेट 1 2 आप यूँ शो करेंगे, और इसकी मदद से आप ये शेडेड एरिया यानी कि आप हैचिंग करेंगे इसकी, यानी स्लैंटेड लाइन लगाएंगे ये 45 डिग्री पे। तो इसको हम कहते हैं हैचिंग या शेडेड एरिया। ये शेडेड एरिया शोज the area under the curve 1 2. Process is 1 2. Area under the curve is amount of heat added to the system. This is the answer. Is it clear? यस सर। याद रखो ये खाली सर ये नंबर। शेडेड एरिया के बारे में दोबारा बताइएगा। क्या करें? तो सर ये शेडेड एरिया के बारे में दोबारा बताइएगा, ये किसको शो करता है? ES डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व प्रोसेस को शो करती है। कर्व यानी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, टेढ़ी मेढ़ी है, जो भी है। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक, फिर उसको ऊपर चढ़ जाती है 2। ये जो 1 2 देख रहे हैं आप, ये थिक लाइन 1 2 सर। यस सर। 1 से 2 तक जो लाइन जा रही है ये प्रोसेस को शो करती है। ये स्टीम जो हमने गर्म की उसने किस रास्ते में कौन सा पाथ फॉलो किया, ES डायग्राम। तो ये पाथ के नीचे जो एरिया बनता है शेडेड एरिया अंडर द कर्व, this is the amount of heat provided supplied to the system during this process. सही है सर। हाँ, इसके लिए आप दोबारा चैप्टर 2 में जाएं तो आपके पास पुरानी स्लाइडें भी हैं और वो वीडियो भी है, उसको पढ़ें, ठीक है जी। और बुक भी है आपके पास। तो ये स्टूडेंट को पढ़ के चीज और करनी है और वीडियो बार बार देखनी है अगर समझ में नहीं आ रही। रिजिड सिलेंडर दूसरी एग्जांपल है। रिजिड सिलेंडर, जब भी रिजिड की बात है रिजिड सिलेंडर की, इसका मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम is 0.025 मीटर क्यूब, कंटेन स्टीम एट 80 बार एंड 350। तो ये तीन चीजें दी हुई हैं। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, याद रखो। V1 इज इक्वल टू V2। V1 इज 0. कैपिटल V, बड़ा V, नॉट स्मॉल v। स्मॉल v पर केजी होता है, ये टोटल वॉल्यूम। 0.025 मीटर क्यूब शुरू में भी यही रहेगा और प्रोसेस के बाद भी रहेगा। चाहे आप इसको ठंडा करें, गर्म करें, कुछ भी करें, ये सिलेंडर है और ये रिजिड सिलेंडर है। रिजिड का मतलब उसकी दीवारें मूव नहीं कर रही। ये पिस्टन और सिलेंडर नहीं है, ये टैंकी है। तो टैंकी की वॉल्यूम जो शुरू में था वही रहेगा और उसकी स्टीम का प्रेशर 880 बार है, टेम्परेचर 350। अब कूलिंग कर रहे हैं। प्रोसेस क्या हो रहा है? कूलिंग। जब कूलिंग की बात होती है अंग्रेजी में, तो कूलिंग का मतलब किसी चीज को ठंडा करना। ठंडा करना भी हीट है। इंजीनियर के लिए ठंडक और गर्मी नाम की कोई चीज नहीं होती, वो हीट होती है। अगर आप किसी को कहते हैं जी गर्म हो गई चीज, तो इसका मतलब आपने हीट प्रोवाइड की, यू एडेड द हीट। तो हम इंजीनियर कहेगा जी हीट इज एडेड टू द सिलेंडर। और एक अनपढ़ आदमी, आम आदमी कहेगा जो है ना, टंकी गर्म हो गई। टंकी गर्म नहीं हुई, आपने हीट ऐड की है, ठीक है। और जो उसको आप ठंडे पानी से आप नहला दें टंकी को और आओ कहेंगे जी टंकी ठंडी हो गई, तो इंजीनियर ये नहीं कहेगा कि टंकी ठंडी हो गई, कहेंगे टंकी से हीट निकाल ली गई, हीट इज रिमूव्ड। तो जब आप कूल्ड का मतलब हीट इज रिमूव्ड, इज प्रेशर इज 50 बार। कैलकुलेट, जब गर्म टंकी को, जिसके अंदर गर्म वो टेम्परेचर उसका हाई था, उसके अंदर जो गैस थी उसको आप ठंडा करेंगे, उसकी हीट रिमूव करेंगे, तो जाहिर है उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी, तो क्या होगा? प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो वो 50 बार, यानी प्रेशर पहले क्या था, नहीं 80 बार था, तो अब वो 50 बार पे आ जाएगा। आपने इतनी हीट रिमूव कर दी, लेकिन बता नहीं रहा कितनी हीट रिमूव की, ये आपको नहीं पता। तो कैलकुलेट द स्टेट ऑफ द स्टीम आफ्टर कूलिंग एन अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द, ये आपको पता करना है कि हमने कितनी अमाउंट रिजेक्ट की सिलेंडर में से। आपने ठंडा पानी दिया या बर्फ का पानी दिया या कुछ भी किया, हवा मारी, पंखा मारा, आपने टंकी को ठंडा किया, आपने ठंडा नहीं किया, आपने हीट रिमूव की। बताइए कितनी हीट रिमूव की। स्केच द प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम। और डायग्राम बहुत जरूरी है। डायग्राम इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इसको जो स्टूडेंट इग्नोर करेगा इम्तिहान में, उसके आधे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि हमें हीट रिजेक्टेड भी बताओ और हमें टीएस डायग्राम में बताओ और वो एरिया बताओ विच रिप्रेजेंट्स द हीट फ्लो, शेडेड एरिया, तो ड्रा करके दिखाओ। तो ये आप फ्री हैंड स्केच के जरिए, आप टू द स्केल नहीं करते, आप बस स्केच प्रोसेस का तरीका आपको आना चाहिए,
कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं कि हीट कैसे कैलकुलेट करना है आप, और टीएस डायग्राम में वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है। तो ये भी एक पार्ट है, इसको आप मामूली ना समझें कि चलो हमने कैलकुलेशन कर ली, ये डायग्राम को छोड़ दो। ये जो डायग्राम दी हुई है ये आगे जाके ये दी हुई, यहाँ जो प्रोसेस है आप देख रहे हैं कि ये टीएस डायग्राम है। मैंने आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि टीएस डायग्राम हमेशा हीट के लिए यूज होती है, वर्क के लिए पीवी डायग्राम यूज होती है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो टीएस का ये जो 800 बार ऊपर का हाई प्रेशर था 80 बार शुरू में, और ठंडा करने के बाद यानी हीट रिजेक्ट होने के बाद 2 पे आ गई और प्रेशर 50 बार पे आ गया। पहले ये सुपर हीटेड में था, अंदर जो गैस थी या स्टीम थी वो सुपर हीटेड थी, अब ये ठंडी होके सैचुरेट भी हो गई यानी कंडेंस भी हो गई थोड़ी सी, और उसका स्टेट 2 जो ना ये वेट रीजन में आ गया। आप देख रहे हैं 2 वेट रीजन में, वेट रीजन इस डोम के अंदर वाली जो एरिया है उसको वेट रीजन। अब उसको आप जब एरिया फ्री हैंड से आप 1 और 2 को मिला देंगे, आप इस तरह यहाँ शो किया हुआ है, जब फ्री हैंड स्केच बनाएंगे तो उसके नीचे जो एरिया बनेगा उसको आप क्रॉस हैच करके आप बताएंगे कि दिस इज द एरिया विच रिप्रेजेंट्स हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना एक पार्ट है, डायग्राम बनाना दूसरा पार्ट है। अगर आपने डायग्राम बना दी तो डायग्राम के नंबर मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं किया तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैलकुलेशन कर दी लेकिन डायग्राम नहीं बनाई तो उस कैलकुलेशन के तो नंबर मिल जाएंगे लेकिन डायग्राम के नहीं मिलेंगे। तो आप 10 में से 10 नहीं ले सकते, 100 में से 100 नहीं ले सकते जब तक दोनों पार्ट नहीं करेंगे जो कुछ पूछा गया है। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम हो उसको पढ़ो कि गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड का मतलब आपको आपसे पूछा क्या गया है तो उसकी लिस्ट बनाओ और 1 2 3 करके या ABC करके। बाजू का प्रॉब्लम में दिए हो गए फाइंड ए दिस दिस दिस, बी दिस दिस दिस, तो वो ए और बी को अलग अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको पूरे नंबर ए के अलग नंबर होंगे, पार्ट बी के अलग नंबर। तो हमने पार्ट बी कर लिया है, डायग्राम ये आपको दिखा दी। अब पार्ट ए में कैलकुलेशन करके दिखाओ कि हीट कितनी रिजेक्ट हुई। तो अगेन यही वही प्रोसेस होगा जो हमने पहले किया है। पहले मालूम करेंगे कि ये स्टेट इसमें उसमें तो मास दिया हुआ था 1 kg, इसमें मास नहीं दिया हुआ। तो मास मालूम करने का एक तरीका यह है कि टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। 1 kg का वॉल्यूम 0.029 है तो और गिवन टोटल मास वॉल्यूम जो है 2002 है, तो इसको डिवाइड करने से 0.835 किलो हमें पता चल गया कि इसका वो है। तो ये कहाँ से आया? अगेन स्टीम टेबल से 80 बार और 350 डिग्री दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन, तो स्टीम टेबल से आप इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। तो इसी तरह हाँ जी, टाइम हो चुका है तो अब आप हम रुकते हैं, उसके बाद 4:15 बजे दोबारा आइएगा, दूसरी मीटिंग का हम आगाज करेंगे तो उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। ओके सर जी। ओके सर।